प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। बहुत ही अहम खबर अब तक की वो ये है कि 6 जजेस का जो खत था उसकी समाअत के लिए अब 6 रुकनी बेंच बना दिया गया है चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में। इससे पहले जो समाअत हुई थी उसमें चीफ जस्टिस साहब ने खुद इंदिया दिया था कि अगली मरतबा हम शायद फुल कोर्ट बैठेंगे, और उन्होंने कहा था कि तभी हम इसको 28, 29 या 30 तक ले जाएंगे ताकि तमाम जजेस जो ईद की छुट्टियों पर गए हुए हैं, जिनके मुख्तलिफ शहरों में बेंचेस बनाए गए हैं, लाहौर और कराची में बेंचेस बनाए गए हैं, वो वापस इस्लामाबाद आ जाएंगे, फिर हम फुल कोर्ट बनाएंगे। और इस वक्त जो अपोजिशन है, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका मुतालबा भी यही था कि इस पर फुल कोर्ट बनना चाहिए, और फुल कोर्ट ही का इंदिया चीफ जस्टिस साहब ने दिया भी था। लेकिन अब ये फुल कोर्ट नहीं बन रही। अब 6 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बनाया गया है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इसमें अब शामिल नहीं हैं, और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब को शामिल किया गया है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा इसमें शामिल हैं, और जमाल खान मंदूखेल साहब इसका हिस्सा हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इसका हिस्सा होंगे, और खुद चीफ जस्टिस इसकी सरबराही कर रहे होंगे। तो क्या अब तहरीक इंसाफ को यह कबूल होगा कि फुल कोर्ट इसको नहीं सुन रहा? एक तो इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, आज एक मामूली सी चीज बज़ाहिर लग रही थी, लेकिन इस पर अपोजिशन ने बहुत शोर मचाया। यानी आज खवातीन की पुलिस एहलकारों की जो पासिंग आउट परेड थी, उस पर मरियम नवाज साहबा गई बतौर चीफ मिनिस्टर, बतौर चीफ गेस्ट, और उन्होंने पुलिस यूनिफॉर्म पहनी। तो बजाय तो ये एक आम सी बात लगती है, पहले भी ऐसा हो चुका है, नवाज शरीफ साहब भी पहन चुके हैं वर्दी, लेकिन इस पर उमर अयूब साहब ने पार्लियामेंट में इसका जिक्र किया कि जी ये क्या मजाक हो रहा है। यास्मीन राशिद साहब एक अदालत में आई तो उन्होंने आकर इस पर बहुत शद्दोमत से कहा कि इन पर तो पर्चा होना चाहिए, और ये तो जुर्म है कानूनन, किसी का यूनिफॉर्म पहनना, पुलिस का यूनिफॉर्म तो पहना नहीं जा सकता, पहना जा सकता है। यानी हमें लग रहा था कि ये तो कोई बहस का मौजू ही नहीं है, लेकिन इसको आज हमारे सियासतदानों ने इस पर कॉमेंट करके इसको बहस का मौजू बना दिया। तो इस पर जरा देख लेते हैं कि ये क्या मामला है और क्यों जो है वो इस पर तनकीद हो रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें जो कंटेंट है उनकी गुफ्तगू में वो ये है, वो कहती हैं कि चीफ मिनिस्टर मैं ऐसा ही नहीं बनी हूं, आग का दरिया उबूर करना पड़ा है मुझे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। तो ये इस पर जरूर बहरहाल डिस्कशन हो सकती है कि आग का दरिया क्या था और वो कैसे उबूर किया मरियम नवाज साहबा ने। दूसरा, आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला अब सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि इत्तफाक हो गया है कि तहरीक इंसाफ के पास ही ये कमेटी रहेगी, अपोजिशन के पास ही जाएगी। लेकिन अपोजिशन क्या कोई नाम फाइनल कर पाई है? कमेटियां जो कि बन चुकी होनी चाहिए थी 30 दिन के अंदर अंदर, वो 2 महीने में भी नहीं बन पाई। कमेटियां क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? कमेटियां ना होने से क्या होता है? प्रोग्राम में जरा कुछ हकायक आपके सामने ये भी रखेंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुशामदीद। कादिर मंदूखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले ये जो जैसा कि मैंने जिक्र किया मरियम नवाज साहबा वाला मामला, उस पर उमर अयूब साहब का बयान सुन लीजिए। उमर अयूब साहब कह रहे हैं जनाब कि ये क्या मजाक हो रहा है। सुने उन्होंने क्या कहा। आज माशाल्लाह वो पुलिस यूनिफॉर्म में आ गए जनाब परेड लेने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब। सर ये क्या हो रहा है मुल्क में हमारा? हम लोग क्या मजाक बना रहे हैं यहाँ पे? दुनिया इस तरह देख रही है, ना कोई पॉलिसी स्टेटमेंट, ना इन्फ्लेशन पे बात, ना प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे बात, ना किसी और चीज पे बात। लेकिन इसका जवाब तो पहले ही मरियम नवाज साहब अपनी तकरीर में दे चुकी थी आज, जिसमें उन्होंने कहा कि ये वर्दी पहन के उनको एहसास हुआ कि ये कितनी भारी जिम्मेदारी है, शायद इसलिए उन्होंने पहना होगा यूनिफॉर्म। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। पुलिस का यूनिफॉर्म पहना तो मुझे ये एहसास हुआ कि चाहे वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठना हो, चीफ मिनिस्टर का ओथ लेना हो, या वो पुलिस का यूनिफॉर्म हो, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है, लेकिन मेरे लिए भी ये इतना आसान काम नहीं था। मैं नवाज शरीफ की बेटी थी, 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मेरे लिए ये आसान काम नहीं था। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा, और अच्छा हुआ मेरी ट्रेनिंग हुई। मुझे आज कोई ये नहीं कह सकता कि यहां पर इसलिए बैठी कि इसका बाप प्राइम मिनिस्टर है। आग के दरिया पर बात तो बाद में करते हैं, लेकिन पहले यूनिफॉर्म क्यों पहना है इसका जवाब उन्होंने खुद दिया है। हुमायूं मोहम्मद साहब, क्या एतराज अगर उनको यूनिफॉर्म पहन के ये पता चल गया है कि पुलिस की जिम्मेदारियां कितनी भारी जिम्मेदारी होती है, तो इस पर पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रही है। उमर अयूब साहब इस पर बात करें, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले सवाल होता है कि क्या अगर ये एक पुलिस के फंक्शन पे गए, पासिंग आउट परेड पे, तो क्या इन्होंने वर्दी पहन ली उससे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। प्रॉब्ली शायद पड़ता हो ना पड़ता हो, दैट्स नॉट
एन इम्पोर्टेंट इशू। उन्होंने कहा कि मुझे आग के दरिया पर मैं आता हूं। पहले ये वर्दी का मसला, ये कानूनन भी जुर्म है कि आपके इल्म में है? मैं मंदो खेल साहब वो दोनों जो है ना वो कानून साज हैं, दे वुड नो बेटर देन मी। मेरे लिहाज से अगर ये कानूनन जुर्म नहीं है, ये करना नहीं चाहिए, उसूलन नहीं करना चाहिए। वजह ये है, खैर बाज़ चीज़ें सही नहीं लगती, वो मतलब अगर आप सोचें ना तो वो सही नहीं लगती, अगर उसमें कोई जुर्म भी नहीं है तो वो सही नहीं लगती। एक बात। नंबर 2, देखिए पंजाब की पुलिस या हम पाकिस्तान की पुलिस इन जनरल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कच्चे के डाकू क्या कहते हैं, हमें जो असले है वो पुलिस फराम करती है। जब पुलिस आती है तो वो पहले हमारे पास आती है और वहां पे हाजिरी दे के फिर बाकी काम करती है। तो ये तो फिर मतलब आप ये सब इंतजामिया की ये हालत है। सही है। पंजाब की पुलिस का जो रीसेंट किरदार रहा है पिछले 2-2.5 साल में कि ये घरों में जाके इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, औरतों को बच्चों को क्या कुछ नहीं किया, ठीक है। तो उस लिहाज से तो एक वैसे उन लोगों ने अपने आप को मतलब जो एक थोड़ी बहुत जो कोई इज्जत होती थी वो भी उन लोगों ने वहां पे खराब की है। अगर आप मुझसे पूछें तो उनको ये नहीं करना चाहिए। ठीक, आपकी राय कि ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई कानूनी कदगन है कादिर मंदोखैल साहब? क्योंकि कुछ खबरें मेरे पास पड़ी हुई हैं जिसमें कई लोगों को खासतौर पर टिकटॉकर्स को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस की वर्दी पहनकर टिकटॉक बनाने वाला शहरी गिरफ्तार, ये खबर छपी हुई है। टिकटॉक जोड़े को पुलिस वर्दी पहनना महंगा पड़ गया, उनको पर्चा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया, ये खबर छपी हुई है। कपल अरेस्टेड फॉर मेकिंग टिकटॉक वीडियोज इन पुलिस यूनिफॉर्म, ये खबर। तो ये मुतअद्दिद वाकयात हुए हैं और मुतअद्दिद वाकयात में कई टिकटॉकर्स को गिरफ्तार किया गया है महज इसलिए कि उन्होंने पुलिस पहना। अब चले टिकटॉकर्स का पहनना और चीफ मिनिस्टर का पहनना मुख्तलिफ हो सकता है, दोनों में फर्क हो सकता है, लेकिन कानून क्या कोई रोकता है? क्योंकि आज यास्मीन राशिद साहब ने कहा कि इन पर पर्चा होना चाहिए, ये जुर्म किया है मरियम नवाज। तो आप जरा रहनुमाई कीजिए बतौर वकील कि क्या ये कोई जुर्म है अब्दुल कादिर मंदोखैल साहब? जी, मोहम्मद साहब ने एक हवाला दिए कि क्या शनाख्त परेड में आर्मी की वर्दी पहननी चाहिए। बिल्कुल लॉजिक है इनकी बात में। मैं ये समझ रहा हूँ कि मरियम नवाज साहबा को नहीं पहननी चाहिए। इससे पहले माजी में आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब कोर्ट गए तो उसने वकील की ड्रेस पहने, क्योंकि जहाँ तक मेरी मालूमात है शायद उसने कोई LLB की है, अब इनरोल्ड है नहीं वो अलग बात है, लेकिन वकील की ड्रेस में वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, आपको याद होगा। जी हाँ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ज़माने में। जी, तो उस वक्त भी इनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई। आज भी मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि IG ने किस तरह उसको अलाउ किया है और फोर्स की वर्दी पहन के। ठीक है, इज़हार एकजहती के लिए बहुत सारी चीजें होती है। IG साहब ने तो खुद स्टिक पकड़ाई है, वो हमारे पास सामने वो तस्वीरें अगर चलाई दें तो मुझे नहीं समझ में आ रहे। मेरे नजर में कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप स्टिक पकड़ ले, आप टोपी पहन ले और पता नहीं रैंक IG की थी या DIG की थी वो आप सिंबल ले ले। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये इस तरह किस तरह। बात आपने कहा टिकटॉकर्स का, या बहुत सारी जो शहर में पकड़े जाते हैं पुलिस की जाली वर्दी में, आर्मी की जाली वर्दी में, फोर्स की जाली वर्दी में बहुत सारे लोग पकड़े गए, FIR दर्ज हुई, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि पुलिस ने कैसे अलाउ कर दी है, उन्होंने क्या सोच के वर्दी पहनी है। और अगर वर्दी पहनना ही था तो सिपाही की पहन लेती और जो उनके सामने उसी ड्रेस पहन लेती है। और IG DIG की वर्दी पहन के मुझे नहीं पता वो कौन सा रैंक की वर्दी पहनी हुई, क्योंकि वो तारे दूर से नजर नहीं आ रहे थे। टोपी तो बहरहाल वो DIG रैंक की थी उसमें, तो मेरे ख्याल में नहीं पहनना चाहिए था तो ज्यादा बेहतर था। ठीक है, चलिए जरा आगे बढ़ जाते हैं। अब मेरा ख्याल है दानियाल साहब मेरे साथ मौजूद नहीं है। दानियाल चौधरी साहब अगर होते तो वो ज़रूर इस पर कमेंट करते और वो बताते कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो अभी हमें शायद ज्वाइन करेंगे तो उनसे बात करेंगे। एक खबर मैं आपको वैसे ही इस हवाले से और देता चलूँ कि पुलिस यूनिफॉर्म की खरीदारी के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए के फंड जो 4 महीने से रुके हुए थे, बहरहाल वो अब जारी हो गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात हुई है क्योंकि ये वर्दियाँ खरीदनी थी पुलिस एहलकारों के लिए और ये 1 अरब 20 करोड़ रुपए के फंड जो हैं वो दरकार थे। यूनिफॉर्म्स जो हैं वो ताखीर का शिकार थे दिसंबर से, तो इनको बहरहाल अब 4 महीने के बाद ये फंड्स जारी हो गए और पुलिस यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अब ये रुकावट दूर हो गई है, तो ये अच्छी बहरहाल खबर है। अब आ जाए ज़रा आग के दरिया पर। यह आग का दरिया मरियम साहबा कह रही हैं कि उन्होंने अबूर किया है,
तो आप इस पर कुछ कमेंट करने वाले थे सर? मैं थोड़ा सा कमेंट ये करने वाला था, वो कह रहे थे कि जैसे आपने कहा ना टिकटॉकर को, मुझे तो इनका नहीं पता था, टिकटॉकर को पकड़ के कर दिया तो ये भी टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर ही है ना, तो इनमें कोई ज्यादा चीफ फर्क मिनिस्टर नहीं है सर जी। तो टिकटॉकर ही चीफ मिनिस्टर ही है ना, वो जो जिस तरीके से टिकटॉक तो मीडिया में है, टिकटॉक पर अगर आप अपने अच्छे कामों की तशहीर करते हैं इसमें क्या हर्ज है? अच्छी बात है। आखिर में शायद यूसुफजई भी तो ये कर नहीं रही कह हैं। रहा हूं, मैं तो वो जो बाकी लोग कर रहे थे वो भी ये कर रहे थे, लेकिन देखिए बात ही हो जाती है, अब आ जाते हैं वो आग के दरिया में। बेसिक उनका मकसद ये था कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है और उन्होंने ये जो पोजीशन अचीव की है ये उनकी मेहनत पर है। ये इस वजह से नहीं है कि वो मियां नवाज शरीफ, जिसका उन्होंने इंट्रोडक्शन किया था कि 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर, 2 दफा के चीफ मिनिस्टर, 1 दफा के फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, उनका करते हुए मैं, चूंकि उनकी बेटी हूं, मुझे उस वजह से नहीं मिला, मैंने ये एक किस्म का अचीव किया, ये मेरी वो थी। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि क्या वाकई उनकी ये कैपेसिटी है कि वो ये पोजीशन अपने ज़ात की वजह से कर ले? मुझे कुछ अर्सा पहले कि उनका एक इंटरव्यू भी याद था जिसमें उन्होंने कहा था मुझे पता है ये पोजीशंस कैसे मिलती हैं, जरा सर झुकाना पड़ता है, जरा हाथ जोड़ने पड़ते हैं, तो उनको तो पता है कि ये किस तरीके से रास्ता ना, तो वो कह रही थी मैं मुश्किल रास्ता लेकर आई हूं। नहीं, ये मुश्किल रास्ता नहीं, यही बड़ा आसान रास्ता है। ये मुश्किल रास्ता ये नहीं होता। मुश्किल रास्ता होता है कि जैसे ये हाफिज साहब ने उधर कराची में जब उनको सीट जिता दी गई थी, उन्होंने कहा नहीं मुझे पता है मेरे फॉर्म 45 के तहत मैं नहीं जीता हूं तो मैं इस सीट से इनकार करता हूं। वो मुश्किल रास्ता है। मुश्किल रास्ता होता है आपके सामने जो चीज़ पड़ी है, आपको पता है ये मैं इसका अहल नहीं हूं, आप उसको ना कह दें, वो मुश्किल रास्ता है। मुश्किल रास्ते वो चीज़ें होती हैं, मुश्किल रास्ते चोरी वाले नहीं होते, चोरी वाले रास्ते आसान रास्ते होते हैं। तो उस लिहाज से इन्होंने कोई मुश्किल रास्ता नहीं किया। उस लिहाज से क्या, अच्छा अगर ये याद रखिए कि अगर ये वाकई इस काबिल होती, जो चौधरी निसार ने क्यों ये PMLN छोड़ी है? क्यों छोड़ी? उन्होंने इसलिए छोड़ी है कि उन्होंने कहा कि मैं मियां नवाज शरीफ को तो मानता हूं कि वो लीडर हैं, मैं शहबाज शरीफ तक को भी मानता हूं कि लीडर हैं, लेकिन अब मैं वो लड़की जो मेरे सामने एक स्कूल में दाखिल नहीं हो पा रही थी और उसको हम लोगों ने प्रिंसिपल को हटा के उसको दाखिल करवाया था, लेकिन बच्चों ने जब शोर मचाया तो हमें उस प्रिंसिपल को ला के इसको निकालना पड़ा, मैं इसके पीछे खड़ा हूंगा। मतलब शायद खकान अब्बासी ने क्यों किया है, वो यही बेसिक वजह तो यही है। आप 2 मिसालें दे सकते हैं, लेकिन बाकी पूरी पार्टी फॉलो भी तो कर रही है। देखिए अच्छी बात है वो फॉलो करें, वो इसके बाद इनके बेटे को भी फॉलो करें, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं इन प्रिंसिपल बात कर रहा हूं कि जब आप कहते हैं ना कि मैंने वो अचीव की है, तो आपको पता होना चाहिए आपने किस जगह पे क्या मेहनतें की। चलें, ये मैं दानियल चौधरी साहब से पूछ लेता हूं। दानियल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। एक तो सर पहले हम बात कर रहे थे पुलिस यूनिफॉर्म पहनने की, मरियम नवाज साहबा ने जो आज पहना, मैंने इब्तिदा में कहा था कि मुझे जाती तौर पर इसमें कोई हर्ज नहीं लग रहा था, इससे शायद मोराल ही बुलंद हुआ होगा, लेकिन इस पर बहुत सारे लोगों ने राय दी है कि ये कानूनन जुर्म है। कई लोगों पर पहले पर्चे हो चुके हैं पुलिस ये यूनिफॉर्म पहने पर। पार्लियामेंट में आज उमर अयूब साहब ने इस पर तनकीद का निशाना बनाया, मैंने भी उनका बयान सुनवाया भी है। और तो आप और प्रोग्राम में बैठे हुए कादिर मंदोखेल साहब और हमारी मोहम्मद साहब की राय भी यही है कि यूनिफॉर्म नहीं पहनना चाहिए था मरियम नवाज साहबा को। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए असद साहब, बिल्कुल ये जो बात इन्होंने की है गलत बात है। आपका एक चीज होती है ऑनरी, जब आपको बनाते हैं आपकी, और जिस तरह उन्होंने पहले स्पोर्ट्समैन को भी बनाया, आपने किसी को बूस्ट अप करने के लिए, किसी भी इदारों को या किसी चीज को बूस्ट अप करने के लिए, ये यहाँ पाकिस्तान में नहीं, ये न्यूयॉर्क पुलिस की अगर आप बात कर लें, आप इंग्लिश पुलिस की बात कर लें, तो आपने न्यूयॉर्क में मतलब मल्टीपल इंसिडेंट्स में वी सीन, तो देयर इज नो हार्म। आपने वो पहना इसलिए कि आप उनका मोराल, उनको सपोर्ट करें, और आप उनकी जो खिदमात हैं खवातीन की, वो खवातीन का पासिंग आउट परेड थी, और उनकी खिदमात को आप खाज तहसीन पेश करें। और इनको अगर वो यूनिफॉर्म पहन के अगर इनकी दिल आज़ारी हो रही है तो आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट, बट इट वाज ओनली टू सपोर्ट देम, एंड इट वाज, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड जेस्चर, एंड इट शुड कंटिन्यू। सही है। दूसरी बात जो उन्होंने कही ना सर, दूसरी बात जो मैं सवाल जिस पर करना चाह रहा हूं वो ये कि उन्होंने कहा कि जी मुझे ये कुर्सी आसानी से नहीं मिली है, मुझे आग का दरिया अबूर करना पड़ा है। पहली मरतबा वो MP MNA बनी है, पहली मरतबा ही इलेक्शन लड़ी है, पहली मरतबा इलेक्शन लड़ते ही वो चीफ मिनिस्टर बन गई हैं, आग का दरिया कहां आया बीच में सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। बात सुने, मरियम नवाज साहिबा की जो स्ट्रगल है इस फैमिली में, इस पॉलिटिक्स में, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रगल है।
ये इस इलेक्शन से पहले, पिछले इलेक्शन से पहले जो उनके साथ हालात किए गए, जो उन्होंने पूरे मुल्क में कैंपेन लीड की, अगर आज इस पार्टी में, लेकिन लीडर होता क्या है? लीडर वो बंदा होता है जो क्राउड पुलर होता है, जिसके नाम पे वोट जलती है और जिसके नाम पे, ये आपके पास जो बैठे हैं हुमायूं साहब, कल ये अनाउंस करें कि मैं करता हूँ लाहौर में जलसा, ये अकेले अपनी शख्सियत पे जलसा करें, और मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मैं अनाउंस करती हूँ, तो वहाँ लाखों लोग मरियम नवाज साहिबा के लिए पीछे आए। तो सर अगर ये बुनियाद है लीडर होने की, क्राउड पुलर होना अगर बुनियाद है, तो फिर ये बताइए कि मरियम नवाज बड़ी लीडर है या शेर अफजल मर्वत बड़े लीडर हैं? एक सेकंड मेरी बात पूरी खत्म होने दें। उसके बाद पार्टी की स्ट्रगल, पार्टी को पूरा जो सिस्टमैटिक, पार्टी का पूरा इलेक्शन सेल, पार्टी का पूरा सिस्टम, पार्टी की पूरी चीजें, शी इज बीन विद इट फॉर ऑलमोस्ट 2 decades नाउ, नॉट यस्टरडे, 2 decades नाउ। उनका जो रोल है, वो जो लोग जिन्होंने अपनी पॉलिटिक्स जो उनके साथ शुरू की है, हमारे आज से बहुत से मिनिस्टर ऐसे हैं, मैं आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, लेकिन ये उनके साथ हाथ पे लगाए हुए उनके पौधे हैं, जिन्होंने उनके साथ ही अपनी पॉलिटिक्स शुरू की थी। उन्होंने अपना काम किया था और उनसे जूनियर लोग जो हैं वो बड़े बड़े ओहदों में रहे हैं, तो उनकी तो बड़ी खिदमात है, उनकी स्ट्रगल है, और शी इज अ क्राउड पुलर। पीपल ऑफ पंजाब हैव एक्सेप्टेड हर। और आज अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें, आप उन तमाम और लोगों के साथ जो दूसरे सूबों के चीफ मिनिस्टर्स बनकर बैठे हुए हैं, तो उनका कोई मौजना नहीं कर सकता, बिकॉज आज भी वो सिवाय दूसरे जो सूबों के लोग हैं जो मिनिस्टर्स बनाए हुए हैं, वो सिवाय मुक्कों के, सिवाय बदतमीजियों के, केपीके वाले, और कोई बात नहीं कर रहे। नहीं सर, मगर मुझे सुबह है जहां दानिया साहब आपने कहा कि और मुल्क को आगे लेके जाने की, सही है दानिया साहब, आपने कहा कि मरियम नवाज ने इलेक्शन कैंपेन्स को लीड किया, लीडरशिप में पंजाब को हम रीगेन करेंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह यहाँ 2 तिहाई अक्सरियत से आएंगे और यहाँ हम दोबारा किसी के लिए स्पेस नहीं छोड़ेंगे। दानिया साहब, आपने कहा कि मरियम नवाज ने इलेक्शन कैंपेन को लीड किया और बहुत बड़ी क्राउड पुलर हैं। एक तो ये मेरा सवाल था कि अगर यही लीडर होता है क्राउड पुल करना, तो फिर शेर अफजल मर्वत तो शायद और भी बड़े लीडर हुए। दूसरी बात यह है कि कोई ऐसा इलेक्शन मुझे बता दीजिए मरियम नवाज ने जिस कैंपेन को लीड किया और वो जीत गए हों। गिलगित का इलेक्शन आप हारे, कश्मीर का इलेक्शन आप हारे, 17 जुलाई 2022 का इलेक्शन आप हारे। मरियम नवाज ने जितने इलेक्शन को कैंपेन को लीड किया, सारे इलेक्शन तो आप हारे हैं। नहीं, क्या बात कर रहे हैं। कसूर नवाज साहिबा के इलेक्शन से उठा के आप क्या नाम है, लाहौर की और सीटों के इलेक्शन देखें, वो इंडिविजुअल सीट्स है ना सर, वो तो अगर मरियम नवाज ना भी निकलती तो जीत जाना था। आप हमारे बाई इलेक्शन देखें, हमने क्या नाम है तकरीबन 17-18 इलेक्शन थे, उनमें से हम 16 इलेक्शन हम जीते हैं। वो सारी हम पूरी इलेक्शन जितने 2013 से पहले के इलेक्शन थे वो हम जीते हैं। हमने जिस दिन डिविजन में उन्होंने कैंपेन की, पूरी डिविजन हम जीते हैं। तो ऐसे तो कोई भी इलेक्शन नहीं है, हाँ हार जीत लगी रहती है। यहाँ बाज दफा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी थी, उसके बावजूद जो है हमने अपनी सीटें जीती। और इंशाल्लाह आपको ये नजर आएगा कि उनकी जिस तरह प्रोएक्टिव तरीके से वो लगी हुई है। आई वर्कड विद हर फॉर इयर्स, और जो उनका तरीका है काम करने का, इंशाल्लाह पंजाब को हम इस तरह रीगेन करेंगे कि हम अगली दफा किसी के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। चलिए दानिया साहब, एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लूं। ये कमेटियां जो 30 दिन में बन जानी चाहिए थी, अभी तक नहीं बन पाई हैं। ये कि कमेटियां कितनी इंपॉर्टेंट हैं, क्यों बन जानी चाहिए थी और क्यों नहीं बन पाई हैं, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक कौमी असम्बली की कमेटियां वजूद में नहीं आ सकी, और इसके बारे में जो असम्बली के रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि हर एक कमेटी कायदे-ए-ईवान के इंतखाब के बाद 30 दिन के अंदर अंदर असम्बली के जरिए मुंतखब होने वाले अरकान जो 20 से जायद ना हों पर मुश्तमिल होंगी। तो ये जो है वो रूल्स बड़े वाज़ेह हैं इस सिलसिले में कि 30 दिन के अंदर कमेटियां बननी चाहिए। अब ये कमेटियां क्यों इंपॉर्टेंट हैं, ये क्या काम करती हैं, ज़रा इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ेकार के जो रूल 198 के तहत हर हुकूमती वजारत के लिए एक कमेटी कायम होती है। जितनी भी वजारतें उनके लिए कमेटी बनती है। कौमी असम्बली की ये कमेटियां हुकूमत की मुतल्लिका वजारतों के लिए निगरानी का काम सर अंजाम देती हैं। पार्लिमानी जमहूरियत में इन कमेटियों को पार्लिमान के कान, आंख और यहां तक के दिमाग का दर्जा दिया जाता है। अमेरिका के साबिक सदर वुड्रो विल्सन का कॉल है कि सेशन के दौरान तो कांग्रेस की नुमाइश होती है, जबकि कमेटी रूल्स में कांग्रेस काम कर रही होती है।
कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ेकार के रूल 200 के तहत कायदे ईवान के इंतखाब के 30 रोज के अंदर अंदर कौमी असम्बली अरकान पर मुश्तमिल कमेटियां तश्कील दी जाती हैं। कायमा कमेटियां ईवान की जानिब से भिजवाए जाने वाले बिल्स का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट्स ईवान को जमा कराती हैं। कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ेकार के रूल 122 के तहत जब ईवान में फाइनेंस बिल के अलावा कोई बिल मुतारिफ कराया जाता है तो इसे मुतल्लिका कायमा कमेटी को भेजा जाता है। कायमा कमेटियां इन मामलात के जायजे के बाद अखज़ शुदा नताइज और सिफारिशात की रिपोर्ट मुतल्लिका वजारत को भिजवाती हैं और वजारत इस पर कमेटी को जवाब जमा कराती है। अब जो इत्तफाक राय हो रहा है उसके मुताबिक कौमी असम्बली की 14 कमेटियों की चेयरमैनशिप नून लीग को मिल रही है, 8 पीपल्स पार्टी, 2 MQM, 1 काफ लीग और 1 इस्तेहकाम पार्टी को मिलेगी, जबकि अपोजिशन में PTI को 10 और JUI को 1 कमेटी की सरबराही मिलेगी। अब लेकिन कौन सी कमेटी का सरबराह कौन होगा इस पर शायद अभी भी इत्तफाक राय नहीं हो सका, बावजूद इसके कि 1 महीने से जायद का वक्त गुजर चुका है। इस पर कादिर मंदो खैल साहब, ये कमेटियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, कैसे चल रही है पार्लियामेंट बगैर कमेटियों के? जी बिल्कुल ऐसी चल रही है जैसे माजी में चलते आ रहे थे। और अच्छा वो आपने मौजू छेड़ दिया है। जिस कमेटी को मैं हेड करा था वो आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 69 ये कहता है कि कमेटी के किसी भी असम्बली के, इनकी ज़ैली कमेटी के किसी की प्रोसीडिंग्स में कोई जज, कोई अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वो सारे के सारे प्रोसीडिंग्स जो है ना वो उड़ा दिए, और उड़ाने के साथ साथ हम तमाशा देख रहे हैं। तो सवाल ये है कि कमेटियां तो बिल्कुल वो है, लेकिन इन कमेटियों का हाल आपके सामने है। खुद अटॉर्नी जनरल मौजूदा पिछली हुकूमत में वो कमेटी को सपोर्ट कर रहे थे और वही अटॉर्नी जनरल ने अब वो कमेटी के खिलाफ करे, यानी आइन के आर्टिकल 69 को भी नहीं मानते। बाकी आपने कमेटियों को आदाद शुमार किया है, ये वही PTI है जो ये कहते थे कि हम इस असम्बली को नहीं चलने देंगे। ये वही PTI जिनके रहनुमा चीफ मिनिस्टर सारे कहते हैं कि नहीं जी हमने किसी सूरत भी नहीं चलने देंगे। कल इनकी ज़ैन कुरैशी साहब मेरे साथ एक चैनल में उसने बोला हम अपना किरदार अदा करेंगे असम्बली में। अच्छा, अब फिर फोकस किस कमेटी पे? सब ज्यादा पब्लिक अकाउंट कमेटी पे कि ये दिया जाए। उसके लिए जो कि खुद उनके अपने रहनुमा एक दूसरे से लड़ रहे, कि कहता है मेरा नाम है, दूसरा कहता है मेरे नाम है। लेकिन मेरे अपनी तजज़िया ये कहते हैं कि ये वाली कमेटी जिसके लिए वो लड़ रहे ये इनको नहीं मिल सकती है। और ये कहते हैं कि माजी में इस तरह मिसालें जरूर है, मगर असम्बली के रूल्स में, आइन में ऐसा कोई शक नहीं है जो पब्लिक अकाउंट कमेटी अपोजिशन को दिया जाए। यहाँ तो अपोजिशन भी एक लिहाज से नहीं है, जो एक पार्टी आप कहते हैं एक आजाद उम्मीदवार है उसने एक अपोजिशन लीडर कर दिया। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी नूर आलम खान साहब को मिलेगी, जमीयत को, ये जितना मर्जी शोर मचा ले। अच्छा, तो चलें, ये भी अच्छी बात है। ये तो खबर दे दी उन्होंने डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं। वैसे आपके लिए कमेटियां ना बनना तो फायदेमंद ही हुआ, क्योंकि आप तो भी फैसला ही नहीं कर पा रहे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अगर मिलती भी है तो देनी किसको है। देखिए इस तरह है कि आपको माइंडसेट तो पता चल रहा है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है ना, ये नॉर्मली ऑपोजिशन को मिलती है। अब ये एक रिवायत है, कानून नहीं है। देखिए जिस पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम फॉलो करते हैं उनका आधा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा हुआ है, वो रवायतों के ऊपर चलते हैं। ठीक, अनफॉर्चुनेटली हम लोग चूंकि रटा सिस्टम पे चलते तो जब तक कोई चीज़ लिखी ना हो तो, और जो लिखी हुई फिर उसमें हम कहते हैं यार ये खामोश है, उसमें हमारा आइन खामोश है। फिर जब वो खामोश है तो उसके बाद जो मर्जी आपके दिल में आए वो समझ जाए, उसमें फिर उनकी खामोशी को आप नीम रजामंदी या जो मर्जी समझते समझ ले, वो आपके हद तक है। जो पावरफुल है वो ये करता है। अच्छा, उसूल ये होता है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है वो नॉर्मली आप देते हैं ऑपोजिशन को। इट्स लाइक अ चेक एंड बैलेंस ऑन द गवर्नमेंट। नहीं, मगर इसमें आमतौर पर जो ऑडिट पैरास लगे होते हैं वो पिछली हुकूमत के लगे होते हैं, जिस मर्जी के लगे हो ना, ये होते चेक एंड बैलेंसेस होती हैं ऑफ द रनिंग ऑफ द सिस्टम। तो अगर फर्ज करें आप ये समझ ले कि एक किस्म का एक्सटर्नल ऑडिट है, एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ अ कंपनी है कि वो चला कैसे रही है, वो उसमें घपले तो नहीं करे। तो ये एक किस्म के उसके डॉक्टर साहब जब शहबाज शरीफ साहब बनना चाहते थे 2018 में, तो आपने इस कमेटी को काफी अर्सा लटकाए रखा था और मौक़िफ़ ये दिया था कि चूंकि खुद नून लीग की 13 से 18 के दरमियान हुकूमत रही है और उन्हीं के दौर के ऑडिट पैराज आने हैं, तो कैसे शहबाज शरीफ को बिठा दें? वो तो अपने दौर की करप्शन को कैसे, ये तो पिछले ये इस साल की ना। देखिए बात ही हो जाती है, अगर आप मुझसे पूछें तो यस, लेकिन वो सिर्फ एक बंदा तो नहीं होता ना, उस कमेटी के चेयर कर रहा होता है, उसके अंदर
बाकी लोग भी होते हैं। हैविंग सेड दैट थिंग, अगर कुछ चीज़ फ़र्ज करें हम लोगों ने गलत किया था या उसका प्रीटेक्स गलत किया था, उसके बाद एंड में तो मिली उन्हीं को ही थी ना, लेकिन अगर प्रीटेक्स हमने गलत किया था तो इसका मतलब है कि आज आप भी गलत कर लो। डज दैट मेक्स मतलब सेंस कि यार अगर मैं गलत कर रहा था तो आप आज उसके प्रीटेक्स पे गलत कर लो। ये मिलनी चाहिए उसूलन, हमेशा मिलनी चाहिए ऑपोजिशन को। अब ऑपोजिशन के अंदर किसको मिलनी चाहिए? जो सबसे बड़ी पार्टी है या सबसे बड़े जिनका जो ग्रुप बना हुआ है, अगर वो कहते हैं कि भाई ये आज़ाद हैं सब कुछ है, तो फिर जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है फिर उसको जानी चाहिए। किसी एक दो बंदों वाली या तीन बंदों वाली पार्टी को ये नहीं देना चाहिए, उसूलन नहीं देना चाहिए। आप अगर कुछ करना चाहते कर ले। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, रही बात पार्टी के अंदर वाली बात। देखिए पार्टी के अंदर ये है कि जो पहले अगर हम लोग दिमाग में आए कि क्या है, तो एक लॉयर है उसको हमने कहा कि चलो ये कर लेगा, ज़रा क्या कह सकते हैं ब्लंट है, ज़रा वो है, तो थोड़ा सा उस लिहाज से शेर अफजल मरवत साहब की बात आ गई थी। लेकिन अब वहाँ पर हमें एक चीज़ ये भी सोचना चाहिए जो बाज़ हल्के सोच रहे पार्टी के अंदर और बड़ा सेंस भी बनाती है, वो ये है कि देखें आपका जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो आपका केपी से हो गया, आपका जो वहाँ पे चेयरमैन बैठा हुआ है वो केपी से हो गया, अब वहां पे अपोजिशन सेनेट में भी केपी से है, वैसे केपी से वही है। तो क्या उसमें क्या सारी चीजें होनी चाहिए? कुछ चीजें मेरे ख्याल में बैलेंस आउट करनी चाहिए ओवरऑल। सो पंजाब से एक बहुत बड़ा वो है और मेरा ये ख्याल है, अगर आप मुझसे पूछे, मैं वजन डालूंगा कि पंजाब से हमारे बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, उनमें से किसी एक को वहां बिठा देना चाहिए और उसको कर लेना चाहिए। बड़े अच्छे लोग हैं। शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि आप उनके खिलाफ, आपसे मुराद आप पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ खान को जाकर कन्विंस कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। नहीं देखिए इससे ये हो जाता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और आप एक ही पार्टी से हैं, ठीक है, अब अगर बाकी लोग आपको सपोर्ट करें उसका ये मतलब हरगिज ये नहीं होगा कि वो मेरे खिलाफ हैं, ठीक है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो मेरे खिलाफ, वो मेरे भी हक में होंगे। आपके दो बच्चे हैं, आप एक बच्चे को एक टास्क दे देते हो, दैट डजंट मीन कि आप दूसरे बच्चे को बुरा समझते हो, लेकिन आप समझते हो कि ये जॉब फलाना आदमी बेहतर तरीके से कर सकता है, चाहे उसकी कोई भी मंतक हो, ठीक है ना। तो मेरे लिहाज से लेकिन अगर फैसला हो पाया या नहीं हुआ पार्टी के अंदर, मेरे ख्याल में किसी हद तक हो पाया, हो चुका है। चलें दानिश जोशी साहब, या आपकी इस खबर से इत्तफाक करते हैं जो कादिर मंतुखैल साहब दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी ये ऑपोजिशन को मिलेगी और नूर आलम खान को मिलेगी, ये पीटीआई को नहीं मिलेगी, तो ये क्या ये फैसला हो गया है? देखिए जी, मुझे जहाँ तक ये बात है किसको मिलेगी इसका फैसला तो अभी नहीं हुआ, और उन्होंने भी ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा कि मेरी राय है, उन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया या उन्होंने कहा कि उनको लगता है। लेकिन जहाँ तक बात है देखें कमेटीज़ की, बात यही है कि देखें कमेटीज़ का मामला अभी तक डिले क्यों हुआ कि आज से 2 दिन पहले तक ये कमेटी रोज़ आके नेशनल असेंबली में बाजों के साथ, कागज़ों के साथ, कभी क्या के ड्रामे करते थे, कभी क्या करते थे। स्पीकर को किसी बात के ऊपर ये बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं थे, चीज़ों को आगे चलाने के लिए तैयार नहीं थे। एक्सचेकर्स के ये रोज़ जो है आके पैसों को आग लगा रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट ने फाइनली डिसाइड किया कि अगर इनकी ये सीरियसनेस है, क्योंकि ये तो वो जमात है जो जलाओ घिराओ की तहरीकों में सबसे आगे थी, ये वो जमात है जो आइन की चीज़ें गैर आइनी तरीके से मांगती है, ये वो जमात है कि कभी अफवाज को अपने बदनाम करती है और कभी अपने मुल्क को और कभी अपने आइनी इदारे पार्लियामेंट को, और उसके सामने कपड़े लटकाती रही। तो फिर ये हमने डिसाइड किया कि अगर ये है तो फिर हम चलते हैं, कमेटीज़ बनाते हैं और जो सीरियस हैं उनको साथ ले लिया जाएगा। और स्पीकर साहब ने जब ये चीज़ डिसाइड की तो उसके बाद इनके थोड़े होश को ठिकाने में आए, और अब ये जो हुकूमत को कहते थे हम चलने नहीं देंगे, अब उसके साथ बैठ के ये कोई इनके कुछ समझदार लोग ये बैठ के, जिनको लोगों ने वोट दिया है, वो ये बैठ के अब ये अंडरस्टैंड करते हैं कि चीज़ों को आगे चलाना है और इंशाल्लाह चलाएंगे। देखें अगर तो ये पहले बैठ जाते तो आज ये दिन ज़ाया ना होते, इतना टाइम ज़ाया ना होता, कमेटीज़ फॉर्मुलेट हो जाती, चीज़ें अपना काम वर्किंग शुरू हो जाती। लेकिन मैंने हमेशा एक बात कही है कि इनकी प्रायोरिटीज़ में पाकिस्तान कभी प्रायोरिटी है ही नहीं, इनकी प्रायोरिटी में गरीब कभी प्रायोरिटी नहीं है, इनकी प्रायोरिटी में कोई इदारा कभी प्रायोरिटी नहीं है। इनकी एक ही चीज़ प्रायोरिटी है, वो ये है कि इमरान खान है तो ये मुल्क है, इमरान खान है तो पाकिस्तान है, और अगर इमरान खान नहीं है तो फिर भाड़ में जाए हर चीज़। ये इनकी सोच है, ये इनका तरीका है। मगर दाना साहब ये जो आपका आर्गुमेंट है कि जी चूंकि इन्होंने पहले दिन से पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे, इसलिए इनका हक भी नहीं बनता कमेटियों का,
लेकिन पार्लियामेंट के अंदर तो यही माहौल हमने पिछली दफा भी देखा था, यानी जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे तो आपने भी उन्हें तकरीर करने नहीं दी थी, तो फिर आप भी कमेटी की सरबराही किसी की नहीं मांग सकते थे। तो कौमी असम्बली के अंदर तो कमोबेश यही माहौल हर हुकूमत में चल रहा होता है। हाँ, कमेटियां असल में अपना काम कर रही होती हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कौमी असम्बली में जब ठीक है एक स्पीच कर रहा है और अपना शोर डालना है, शोर शराबा अलग चीज है, लेकिन जो इनका तरीका था गालियां देना, बाजे बजाना, काम ना करने देना, बात ना करने देना। हम आधा घंटा पर सेशन करते थे, 15 मिनट करते थे, 5 मिनट करते थे, ये पूरा टाइम जितना अरसा चलती रही असेंबली, ये 2 मिनट। इन्होंने ये शर्म नहीं की कि मुल्क में डिग्नेटरीज आके बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, वो देख रहे हैं, एम्बेसडर्स बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ये कर रहे हैं, पाकिस्तान के अपर हाउस की नेशनल असेंबली की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, लेकिन इन्होंने फिर भी वही रवैया, वही बदतमीजी और उसी तरह रखा जिसकी वजह से डिले। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके मुल्क में सऊदी अरब का इतना बड़ा एक डेलीगेशन आया वतन इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्होंने उनकी लिहाज नहीं किया और इनके मिनिस्टर स्टेटमेंट देने शुरू हो गए, इनके पार्टी के लोग स्टेटमेंट देने शुरू हो गए कि हमें हटाने में इनका भी हाल था। ये पाकिस्तान की हर उस चीज को सबटाज करना चाहते हैं जो पाकिस्तान को इन बहरानों से निकाल सकती है, और ये बड़ा चले वो एक इंडिविजुअल की राय है। और आज जैसे उन्होंने कहा है कि मुझे मेरी बहुत सरजनिश हुई है, खुद कह रहे हो, शेर अफजल मरवत ने आज खुद कहा कि मेरी इमरान खान ने बहुत सरजनिश की है कि जी तुमने ये बयान क्यों दिया। तो चले मैं मंदोखैल साहब, ये कमेटियों का ना बनना और ताखीर का शिकार हो जाना, इसकी आप बुनियादी वजह क्या समझते हैं? देखिए, बुनियादी वजह तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये परसों तक ये कहते आ रहे थे कि हम ना असम्बली चलने देंगे ना हुकूमत चलने देंगे। आपको याद होगा पिछली असम्बली में मैं उस वक्त भी मुख्तलिफ टॉक शो में ये कहता था कि अगर पीटीआई असम्बली में होती तो हमारी असम्बली एक दिन भी ना चलती, क्योंकि जिनको वजीर बनाया गया वो तो फिर बिल्कुल लाताल्लुक हो गए, और 5-6 जो मेंबर थे जेडीए वगैरह के, तो वो नाक में दम करके रखा हुआ था। जब तक 10-10 मरतबा उनको स्पीच नहीं देते थे तो वो कोरम पॉइंट आउट करते थे। अच्छा, उसके बाद फिर कमेटियों के अंदर जब हमने देखा कि जो कमेटी बनी है, और ये बल्कि पीटीआई के लिए हमने एक रास्ता भी बना लिया, खुशाइंद बात है, जब पीटीआई ये कमेटियों का सिलसिला था, ये कमेटी की मीटिंग चाहे पीटीआई की चेयरमैन ही क्यों ना हो, ये उस वक्त तक मीटिंग नहीं बुला सकते थे जब तक मुतलका मिनिस्टर उसको इजाजत नहीं देते। सही। तो मैंने जब उसके स्टडी किए कि ये क्या बात हो गई है, तो पता चला मुराद सईद साहब की जो मिनिस्ट्री थी या कमेटी थी उसके अंडर उसी महकमे का, तो वो 3.5 साल में सिर्फ 3 इजलास हुए। तो उसकी वजह ये थी कि मुराद सईद साहब ने इजाजत नहीं दी। फिर मैंने असम्बली रूल्स के 239 जो ना मैंने अमेंडमेंट के लिए पेश की है, और असम्बली से मैंने पास कराया कि आइंदा मिनिस्टर की परमिशन की जरूरत नहीं होगी, सही, सिर्फ इसको इंटीमेशन दिया जाएगा और उसके बाद कमेटी के चेयरमैन मेंबरान कमेटी कर सके। तो पीटीआई के लिए बहुत अच्छा है, अगर उनको 10 कमेटियां मिलती है या जो भी मिलती है तो वो मिनिस्टर के बगैर वो कमेटी चला सकते हैं, डेली चला सकते हैं, हर हफ्ते चला सकते हैं, मिनिस्टर को इंटीमेशन देके। वरना पहले ये कानून था कि इनके दौर में कि बगैर मिनिस्टर नहीं चला सकते। तो मैं समझ रहा हूँ कि कमेटियों का बड़ा अच्छा रोल होता है। कमेटी का रोल ये होता है कि आप एक कानून इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो बाकायदा तमाम उसमें मेंबरान हर कमेटी सारा काम ही कमेटियों में होता है जी। अगर कमेटी में नहीं होगा तो वो तो फिर शायद वो ना बिल पास हो सकता है। जहाँ पीटीआई के अगर चेयरमैन भी है तो उसमें मुस्लिम लीग नून और जमीयत और पीपल्स पार्टी की मेंबरान होंगे, तो वहां से जब एक मुतफका जो है तौर पे पास किया जाएगा तो वो असेंबली से पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है मंदोखैल साहब, डेमोक्रेटिक सही है, बिल्कुल सही है सर। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं तो एक और मामले पर बात करते हैं। वो 6 जजेस के खत का मामला है, उस पर 6 रुकनी बेंच बन गया है। तहरीक इंसाफ का इब्तदाई मौक़िफ़ यह था कि इस पर फुल कोर्ट होना चाहिए, और लग रहा था कि फुल कोर्ट का मुतालबा मान भी लिया गया है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने खुद कह दिया था कि इस पर फुल कोर्ट अगली मरतबा बैठेगा। लेकिन अब फुल कोर्ट नहीं बैठ रहा, बल्कि 6 जजेस बैठ रहे हैं। तो इस पर अब तहरीक इंसाफ की और बाकी सियासी जमातों की राय क्या है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि जब से मैं चीफ जस्टिस बना हूं तब से मुझे तो कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई किसी भी जज की तरफ से कि उन पर दबाव है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। Since I've been Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. Now, if there is been interference in their work, it has not been reported to me. And all the incidents that were mentioned were before my watch.
before I took the oath as Chief Justice. So this is a thing to bear in mind because interference is not acceptable, but at the same time, nothing has been reported to me during my watch. तो डॉक्टर मोहम्मद साहब, एक तो वो कह रहे हैं कि मुझे आज तक कोई शिकायत मिली नहीं है किसी जज की तरफ से, अगर मिली होती तो उस पर एक्शन होता। दूसरा, आपका मुतालबा था कि फुल कोर्ट बनना चाहिए और इसका इंडिया भी दिया था चीफ जस्टिस ने, लेकिन अब 6 जज रुकनी एक बेंच बना है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। अब आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए, एक लीगल टर्म होता है एक्ट ऑफ कमीशन, एक होता है एक्ट ऑफ ओमिशन। इन्होंने एक्ट ऑफ ओमिशन किया है। एक्ट ऑफ ओमिशन इस तरह किया, इन्होंने कहा है कि ड्यूरिंग माई टेन्योर, हालांकि उस खत में लिखा हुआ है कि जिस वक्त पिछले साल 2023 में ये तकरीबन जुलाई का उन्होंने जिक्र किया है, उस वक्त ही एज अ प्यूनी जज वाज प्रेजेंट। तो ये नहीं कह सकते कि मैं ला इल्म था इस कंप्लेंट, लेकिन इसकी वजाहत वो कर चुके हैं। वो ये कहते हैं, और पिछली हेयरिंग में उन्होंने की थी, उन्होंने कहा कि उस वक्त तो मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, मुझे पता चला कि ये बाहर आए हुए हैं, मुझे पैगाम मिला तो मैंने कहा बुला लीजिए। अंदर उस कमेटी में नहीं बैठे थे? कमेटी नहीं, जब देखिए कमेटी की बात नहीं है, जिस वक्त वहां पे बात हो रही थी, उन्होंने उन 6 जजेस के लेटर में ये लिखा हुआ है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब और उनके साथ प्यूनी जज साहब दोनों बैठे हुए थे, उन दोनों को पता है कि हुआ। नहीं सर, देखिए, एक तो उस खत में ये नहीं लिखा हुआ, दूसरा उसमें ये लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस से भी मिले और उसी दिन वो प्यूनी जज से भी मिले, काजी फैसल साहब से मिले, अलग अलग मुलाकातें हुई थी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब के साथ एजाजुल हसन साहब बैठे हुए। सॉरी, प्यूनी जज से मिले थे। तो उनको पता था, ये नहीं कह सकते कि इनको मालूम नहीं था, इनको ये आप कह सकते हैं। अब इसमें भी कोई शक नहीं है, उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन ये ही वाज द नेक्स्ट सिटिंग इन लाइन, ठीक है, और इनको पता था कि क्या, और ये भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में इस किस्म की चीज़ होती नहीं है। जिस तरीके से ये केसेस बने हैं और जिस तरीके से ख़ास तौर पे ये केसेस जो जिस फॉर्मेट में रन हुए हैं, ये 3 केसेस की मैं बात ख़ास तौर पर मिसाल देता हूँ, तो आपको पता चलता है कि उसके अंदर किसी वजह से उनको फोर्स किया गया था कि ये डिसीजंस 5 दिन के अंदर लो। अब आप देख लें, वो एक केस है, वो 10-10 दिन के बाद, 15-15 दिन के बाद कभी एक नहीं आता, कभी दूसरा नहीं आता। वहां पे तो ये हुआ था कि उन लोगों ने जो डिफेंस थे उनको जिरा करने की भी इजाजत नहीं दी और रात को 12-12 बजे तक बैठ रहे थे। तो जिस तरीके से वो चीज हुई है उससे वाज़े जाहिर हो रहा था क्या। अब बात है, दूसरी बात है कि क्या 6 जजेस को होने चाहिए, पहले 7 थे, अब 6 हो गए, एक ने रिक्यूज कर दिया। देखिए, ये चीज अगर हमने पाकिस्तान को ठीक करना है तो ये एक प्रॉब्लम है जो है। अगर कोई ये कह देता है कि ये प्रॉब्लम, देखिए, ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। अगर जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर जो केस हुआ था, आपका क्या ख्याल है, वो उन जजों ने अपनी उस पर मंशा पे किया था, उसमें एक जज तो फिर बाद में भाग के चले गए थे, मुल्क छोड़ के भी चले गए थे, ठीक है। तो देखिए, ये इस किस्म की चीजें होती रहती हैं। अब आप इस बेंच को के बारे में आपकी राय क्या है? ये ख्याल है, देखिए, मेरा बेंच के बारे में नहीं है, बेंच ऑनरेबल है, 6 हो, 5 और 4 और 3 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी नजर में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको वंस एंड फॉर ऑल इसको खत्म होना चाहिए। अच्छा, इसको ज्यादा तकवीयत या ज्यादा स्ट्रेंथ तब मिलेगी जब फुल कोर्ट बैठा होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की जुडिशरी के फ्यूचर की बात है कि क्या वो ये चाहेंगे कि उनके ऊपर किसी किस्म की कंप्लेन कोई प्रेशर डाल सके या ना डाल सके। अगर एक दफा ये सारे बैठ जाते तो वंस एंड फॉर ऑल वो डिसीजन आ जाएगा और उसके ऊपर से आगे से फिर बात हो जाएगी। ये कह देना कि इसके अंदर फिर बाद में अपील की बात नहीं होगी, देखिए, इसमें कोई ऐसा किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, ये कोई मुकदमा नहीं है जिसमें फिर कोई अपील पे जाएगा। ये बेसिकली इन जजेस का एक इंटरनल मामला है। उस इंटरनल मामले में जो घर के सारे बड़े हैं, जो पूरा फुल कोर्ट है, अगर वो डिसाइड कर ले तो इसकी वैल्यू बहुत सही है। चलें, वैसे दानियल चौधरी साहब, आपकी क्या राय है? अगर फुल कोर्ट बैठता तो ज्यादा मुनासिब होता, क्योंकि इसका इंडिया तो खुद चीफ जस्टिस ने दिया था, उन्होंने कहा था कि हम इस महीने के आखिर में रखेंगे ताकि तमाम जजेस छुट्टियों से वापस आ चुके हों। देखें, ये मैं क्योंकि लॉयर हूं तो मैं मैटर सब्जेक्ट से मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीमेसी है और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनकी रेपुटेशन है, वो इस चीज़ को बड़ा अच्छी तरह हैंडल करेंगे, टैक्टफुली करेंगे, और अगर जो किसी जजेस के या किसी बंदे के इनके ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करेंगे, और किस नौयत के ग्रीवेंसेस हैं, किस नौयत के इश्यूज़ हैं, उनको वो देखेंगे, सुनेंगे। और इट डजंट मैटर if there are 6 or 9 judges or 9 judges, what matters is that
द ट्रूथ विल कम आउट, और ये ट्रूथ रिकन्सिलिएशन कमीशन है और इससे बेहतरी की तरफ चीज़ें चलेंगी इंशाअल्लाह। सही है। चलें, वैसे मैं आपने दानिया साहब कहा कि मैं मैटर सब जुडिस से बात नहीं करूंगा। एक तो मैं मैटर पे आपसे बात करनी, मैं तो बेंच की तश्कील पे आपकी राय मांग रहा था, और दूसरा ये है कि ये जब दो सूबों में इलेक्शन की बात चल रही थी और मैटर सब जुडिस था, उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, तो तब तो आप रोजाना कमेंट करते थे और उनको 3 जजेस का गिरोह और 5 मनपसंद जजेस और इमरान खान जजेस और न जाने क्या क्या कह रहे थे। तो अब और तब में फर्क हो गया सर। जो कोर्ट्स और जो ये जो कोर्ट्स और ये जो अपना बना है, इसमें इंशाल्लाह सैनिटी प्रिवेल करेगी, और जो मेन पर्पस है वो पर्पस ये है कि टू फाइंड आउट द ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन। तो ये जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन है, चीफ जस्टिस साहब मेक श्योर करेंगे कि चीज़ें सामने आए, और वो लोग जिनकी अपनी कोई इन्वॉल्वमेंट है या अपने किसी चीज़ को या अपने किसी दोस्त को छुपाने के लिए, कोई चीज़ छुपाने के लिए अगर कोई बयानात दिए गए हैं, तो वो भी खुल के सामने आएंगे और चीज़ें बेहतरी की तरफ चलेंगी इंशाल्लाह। जी मंदोखैल साहब। देखिए, पहली बात तो ये कि ये बेंच नाकाफी है। नाकाफी इस वजह से है कि जजेस की तादाद होती है मेजॉरिटी पे। अगर 3 जजेस ने खिलाफ में फैसला किए, 3 में हक में दिए, तो फिर क्या फैसला होगा? हमेशा जो बेंच होता है वो 3 का, 5 का, 7 का, 9 का या फुल बेंच होता है। ठीक। क्योंकि ये 6 वाले तो मेरे समझ में नहीं आ रहे। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि मैं ये समझ रहा हूँ कि 6 जजेस ने जो खत में कहा, वो ये नहीं कहा कि 25 साल पहले जो हमें धमकी मिली है, वो तो अभी का जिक्र कर रहा है और शुरू से लेके अभी तक कर रहा है, और जिसमें इमरान खान साहब का जिक्र ही है। गो कि उसमें हजारों सैकड़ों मुकदमात उसने जजमेंट दिए होंगे, किसी का जिक्र नहीं किया कि प्रेशर था तो सिर्फ एक पे था या सब पे था। फिर इस 6 जजेस में 7वां जज था, जो कि टोटल आज जज है जस्टिस मियां गुल औरंगजेब साहब, वो पिछले वाले खत में था, इस वाले में नहीं था। तो ये भी पूछा जाए। फिर एक बात बड़ी वाज़ेह है, तौहीन अदालत का कानून है आर्टिकल 204 के तहत आइन का, और उसमें यह है कि कोई तौहीन अदालत कर ले तो उसको सजा मिलती है 6 महीने तक। और ये प्रैक्टिकली जजेस को पता है। डीसी इस्लामाबाद को लिटरली नचवाया उन्होंने कोर्ट के गलियों में, कानून भी पता है। तो फिर क्या बात है कि एक इंस्पेक्टर का नाम तक आप नहीं लिख सकते हो? रैंक तो बता दिए इंस्पेक्टर। अब जब एविडेंस होगा तो क्या एविडेंस होगा जी भाई? फलां इंस्पेक्टर जिसका नाम ये था, फलां फोन नंबर से या फलां जगह पे फलां के सामने मुझे धमकी दिए, प्रेशर दी, ये एविडेंस होगी। अगर ये साबित नहीं कर सके तो क्या ये जजेस अपनी कुर्सी पे बैठ सकेंगे? मेरे तो मुताबिक चलिए सर, अभी तो हमें ये पता भी नहीं है मंदोखैल साहब, हमें ये पता नहीं है कि इस मुकदमे में क्या जजेस ने साबित करने के लिए मुकदमा चलेगा कि वो सही कह रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मिसकॉन्डक्ट है या नहीं है, अब पता नहीं है कि क्या होगा। ना हवा में बातें नहीं होती है। जजेस ने इल्जाम लगाया, उनको साबित करना पड़ेगा, नहीं साबित किया तो घर जाना पड़ेगा। ठीक। अब चूंकि मामला शुरू नहीं हुआ है तो उन जजेस को बेंच से अलग करना चाहिए, क्योंकि तो कह रहे हैं प्रेशर है। ठीक। तो जिन पे प्रेशर है वो चलिए सर, 6 जजेस को आप अलग कर देंगे तो फिर 2 बचेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो 2 भी एक मीटिंग में बैठकर इत्तेफाक कर चुके हैं कि आइंदा किसी पर प्रेशर आएगा तो सब मिलकर उस पर एक हिकमत अमली, तो वो तो मुत्तफिका एक फुल कोर्ट इजलास में मुत्तफिका फैसला भी आ गया। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखैल साहब, सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, बैरिस्टर दानियल साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।